हाँ, तो हमारा जो संविधान है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी कार्यपालिका, न्यायपालिका या पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर जो है, उन सब के कार्यकलापों को संविधान ने बड़ा डिटेल्ड में डिटरमाइन किया है। और कोई भी जो प्रोविजंस हैं वो हमारे संविधान में उन्होंने हर एस्पेक्ट को डील किया है। तो ये जो आर्टिकल 309 जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं, आर्टिकल 309 में बेसिकली जो रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं जिसको हम यूनियन कहते हैं संविधानिक भाषा में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं जिसको हम स्टेट कहते हैं संविधानिक भाषा में, उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, उनका रिक्रूटमेंट का सिस्टम है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे संविधान में प्रोविजन है। और ये जो प्रोविजन है इसके तहत हमारे संविधान में उन्होंने व्यवस्था की है कि पार्लियामेंट जो रिक्रूटमेंट है और सर्विस कंडीशंस है उसके लिए कानून बनाएंगे। लेकिन बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन है कि कुछ स्टेट्स में तो कानून बने इस तरह के, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इस तरह का कोई कानून नहीं है। कानून बनने से, कानून होने से और कानून ना होने से जो डिफरेंस मतलब है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर कानून नहीं है तो प्रोविजो है उसमें आर्टिकल 309 में, उसके हिसाब से रूल मेकिंग पावर के तहत चाहे स्टेट में गवर्नर है, चाहे सेंटर में प्रेसिडेंट है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वो गवर्नर के नाम से या प्रेसिडेंट के नाम से रूल बना सकती है। लेकिन ये जो रूल है ये इंसिडेंटल होने चाहिए। जो मेन जो कानूनी जो पहलू है वो उसमें रिक्रूटमेंट का और कंडीशन ऑफ सर्विस का, उसमें जो विधान है, जो हमारा एक्ट है, कोई स्टेट्यूट है, कोई कानून है, वो उसको डिटरमाइन करे। जब उसमें डिटरमाइन नहीं होते, जब उसका की जो भी कंडीशन है उसको अगर संविधानिक तौर पे किसी कानून से रेगुलेट नहीं किया गया है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन ज्यादा हो जाती है। जब वही चीज एक रूल मेकिंग अथॉरिटी एक रूल बनाती है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन ज्यादा होती है। और जब कानून एक लेजिस्लेचर बनाता है तो कोर्ट के पास उसको उसकी वैलिडिटी टेस्ट करने के बाद कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होती, क्योंकि जो लेजिस्लेचर तय करता है उसकी लिमिटेशंस के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। और ये जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो बनाती है तो उसमें हम देखते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो पूरी सर्विस कंडीशंस को रेगुलेट करते हैं। ये जो रूल्स हैं ये इनमें एक समस्या हमें आती है अगर कोई भी इशू होता है, जैसे आज हम देख रहे पूरे देश में, जैसे रीगेन ऑफ सीनियरिटी या कैचअप है। कैचअप प्रिंसिपल एक नया उन्होंने डेवलप किया, इसका कोई आधार नहीं है। ये क्यों हुआ? मैं अल्ताफ अहमद साहब जो है वो सीनियर एडवोकेट थे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, और जब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह चौहान का एक केस हुआ, जब उस केस को उन्होंने आर्ग्यू किया तो मुझे लगता है 12 या 13 वर्किंग डे में उन्होंने आर्ग्यू किया था, मैं असिस्ट करता था उनको। तो ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं था जो कोर्ट में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जो हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते थे वो गवर्नमेंट के ऑफिस मेमोरेंडम और रूल्स प्रोड्यूस करते थे, रेलवे का केस था, और कोर्ट ने उन रूल्स को, उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को प्रैक्टिकली नेगेट किया, क्योंकि रीगेन ऑफ सीनियरिटी या कैचअप का कोई प्रिंसिपल किसी भी तरह से इवॉल्व नहीं किया जा सकता था। पर क्योंकि कोर्ट जो है, कोर्ट के ऊपर जो लिमिटेशन है लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून की और ये रूल मेकिंग अथॉरिटी के बनाए हुए कानून की या पॉलिसी की, उन दोनों में अंतर होता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो सर्विस कंडीशंस है या रिक्रूटमेंट के मेथड्स है या रिक्रूटमेंट का सिस्टम को रेगुलेट करना है, उसके लिए कानून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कानून नहीं है
तो फिर सरकार के पास भी लिबरल एटीट्यूड रहता है। जैसे अभी आप देखते हैं कि सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे लेटरल एंट्री की और डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे भी लेटरल एंट्री की है। तो ये अगर एक्ट होता, कोई कानून होता, तो ऐसी स्थिति में इतने लार्ज स्केल पे इसको वो चेंज नहीं कर सकते थे और इतने लार्ज स्केल में लेटरल एंट्री नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कोई पर्टिकुलर उसके लिए ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है। मान लो किसी एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट करनी है, तो ऐसे एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए अगर कानून में व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है, लेकिन वो स्पेशल प्रोविजन भी उस कानून को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। आज हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बेलगाम हो गई है, और वो चाहे आप ज्वाइंट सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की बात करें, चाहे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात करें, चाहे डिप्टी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की बात करें, और बहुत सारी और पोस्ट हैं, क्योंकि सरकार में जो हम लोग ज्यादातर सर्विस मैटर का काम करते हैं, तो जो सरकार को चलाने वाले आज के समय में जो ज्यादा लोग हैं वो ऐसे हैं जो सरकार से बाहर के लोग हैं। ऐसा बाहर के लोग सरकार में रखे जा सकते हैं, बट उनकी एक लिमिटेड भूमिका होती है। अब आज की स्थिति में जो हम चर्चा सुनते हैं उसके हिसाब से वो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो पूरा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जैसा वो डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से ही पूरा डिसीजन होता है। वो नोट उसके बाद उसके हिसाब से बन के चलता है। लेकिन हमारा इशू ये नहीं है। हम इशू जो डिस्कस करना चाहते हैं कि कानून जो है उसके लिए रिक्रूटमेंट का जो कानून है या सर्विस कंडीशन का जो कानून है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके होने का महत्व क्या है। जैसे जो रिप्रेजेंटेशन का इशू है, अगर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा उसको स्ट्रीमलाइन करने का कोशिश किया, कई बार सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम भी करता है और कुछ केसेस में ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ गलत भी करता है, क्योंकि वो जो चीजें होती हैं उनको एनालाइज करने की बात होती है। अगर उसको आप एनालाइज करेंगे, कानूनी एक पहलू में वो चीज डेवलप की हुई है। कानून अगर किसी प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए कानून की व्यवस्था है, तो ऐसी व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत लिमिटेड भूमिका होती है, हाई कोर्ट के पास बहुत लिमिटेड भूमिका होती है, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दूसरे ट्रिब्यूनल जो उसको रेगुलेट करते हैं, जो उसका जुडिशियल रिव्यू करते हैं, क्वाजी जुडिशियल रिव्यू करते हैं, तो ऐसी जो संस्थाएं हैं उनको एक सिस्टम डेवलप करके उसको रेगुलेट करना होता है। लेकिन हमारे देश में संविधानिक जो सिस्टम है उसके तहत जो आर्टिकल 309 है उसमें रेगुलेट है कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएंगी। लेकिन 73 साल हो गए और संविधान लागू होने के भी 71 साल हो गए हैं, आज तक हमारे देश में कोई कानून नहीं बना। पर्टिकुलरली केंद्र सरकार में कोई कानून नहीं बना, ज्यादातर स्टेट्स में भी इस तरह का कोई कानून नहीं है। बिना किसी कानून के जब आप फंक्शनिंग करते हैं, जब एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फंक्शनिंग करती है और उस फंक्शनिंग को जब कोर्ट एग्जामिन करती है, तो कोर्ट का भी लिबरल एटीट्यूड होता है, क्योंकि कोर्ट के ऊपर भी लिमिटेशन नहीं होती है। कोर्ट जब एक कानूनी पहलू से जब कोई चीज डिसाइड होती है, कोई कानून में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, कितने दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा, कितने कैंडिडेट को आप इनवाइट करेंगे, उनमें से कितने कैंडिडेट का स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग का सिस्टम क्या होगा, ये सारा जो सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, ये पूरा सिस्टम उसमें डिटरमाइन होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऐसा कोई कानूनी कोई भी लेजिस्लेशन हमारे यहाँ नहीं है। जब लेजिस्लेशन नहीं है तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान होता है, वो किधर भी ट्विस्ट, एक प्रपोजल बनाया और उसको चेंज कर देते हैं। जब वो चेंज कर देते हैं, जब उनको सूट नहीं किया तो उसको दोबारा चेंज करके कुछ और कर देते हैं। लेकिन अगर कानून होता है तो उसको केवल पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली ही चेंज कर सकती है, और उस कानून को
लागू करने के लिए, उस कानून को लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बाध्य होती है। और जब उस कानून का एग्जामिनेशन कोर्ट करती है तो कोर्ट के ऊपर ज्यादा लिमिटेशन होती है। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के आधार पे कोर्ट उसको एग्जामिन करती है, जब एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन को कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करने का सिस्टम एग्जामिन जब करती है, तो कोर्ट भी लिबरल व्यू लेती है उसमें। कोर्ट भी स्ट्रिक्ट व्यू इसलिए नहीं लेती कि वो लेजिस्लेचर का बनाया हुआ जो है पॉलिसी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। जब उस प्रिंसिपल को लेजिस्लेचर बनाती है तो कोर्ट की अपनी लिमिटेशंस रहती है। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरे देश में जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जिनको हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग कहते हैं, उनको तब तक न्याय नहीं मिल सकता जब तक एक कानूनी व्यवस्था ना हो। उस कानूनी व्यवस्था के तहत रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस का पूरा रेगुलेशन होना चाहिए। वो जो रेगुलेशन होगा, उसके बाद जब कोर्ट जब एग्जीक्यूटिव उससे रिक्रूटमेंट करेगी या उसकी सर्विस कंडीशन को एग्जामिन करेगी, रेगुलेट करेगी, तो उसके ऊपर भी लिमिटेशन ज्यादा होगी। और जब कोर्ट उसको एग्जामिन, अगर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कुछ करती है, लिबरल करती है, स्ट्रिक्ट करती है, तो कोर्ट के पास भी उसको एग्जामिन करने के लिए लिमिटेशन ज्यादा होगी। इसलिए कानून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कानून नहीं है तो बिना किसी कानून के जब भी कोई एक्टिविटी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो एम्प्लॉइज हैं, जो सेक्शंस हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, सोशली एंड एजुकेशनली डिप्राइव्ड सेक्शंस के जो लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब हैं, चाहे बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके राइट्स भी ठीक से एग्जामिन नहीं होते। इसलिए कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। डॉक्टर अयाज अहमद जी से सहमत नहीं हूँ इस एंगल से, क्योंकि हमारी जो समस्या है, हमारी समस्या ये है कि जो लीगल सिस्टम है, जब हम उसको डेवलप करेंगे तो उसके बाद लिमिटेशन बढ़ जाएंगी। जुडिशरी में भी लिमिटेशन बढ़ेगी। जुडिशरी जैसे आज पब्लिक सर्विस कमीशन से ज्यादातर हाई कोर्ट्स ने जो लोअर जुडिशरी होती है, स्टेट जुडिशियल सर्विस जो होती है, उसकी पोस्ट उसके प्रीव्यू से बाहर निकाल दी है। वैसे उन्होंने रेफरेंस किया उसका, लेकिन एस्पेक्ट में किया। मैं ऐसा समझता हूं कि संवैधानिक तौर पे उनको कोई अधिकार नहीं है। ये किसी भी हाई कोर्ट को वो ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि जो संविधान ने पब्लिक सर्विस कमीशन को पावर दी है, उस पावर को जुडिशरी अपने पास ले ले। ये चाहे इंटरप्रिटेशन का टूल वो अडॉप्ट करे या दूसरा कोई टूल अडॉप्ट करे। इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं, अभी हम एक केस जीते थे जिसमें 4 या 5 लड़के थे। वो चौथी या 5वें राउंड की लिटिगेशन थी। तो पहले वो लड़के जो है किसी और के क्लाइंट थे, पहले उन्होंने पिटीशन डाली हाई कोर्ट में, फिर वो हाई कोर्ट से कैट में आ गई, कैट से फिर वो डिसाइड होगी, फिर दोबारा उन्होंने कंटेम्प्ट डाली, कंटेम्प्ट के बाद फिर उन्होंने कोई ऑर्डर निकाल दिया, तब फिर उन्होंने दोबारा चैलेंज किया, और अब वो 5वीं या चौथी स्टेज की लिटिगेशन है जो हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से जीते। अब 1000 पोस्ट थी। 1000 पोस्ट जो है उसमें से 150 पोस्ट शेड्यूल कास्ट की रिजर्व थी, और 150 पोस्ट की जगह उन्होंने 41 आदमी शायद सेलेक्ट किए, और बाकी सब पोस्ट अनरिजर्व रह गई, मतलब बाकी फिलअप नहीं की, जबकि लोग अवेलेबल थे। और ये साहब सिंह वर्मा दिल्ली में मुख्यमंत्री होते थे, उनके लास्ट फेज में ये शुरू हुआ। और शीला दीक्षित के पूरे पीरियड में, कांग्रेस का जो पीरियड था, उसमें भी ऐसा ही चलता रहा। 2008 के बाद शायद वो रही, और उस 2008 के बाद बहुत बड़े पैमाने पे ये रिजर्वेशन का सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। अब 2008 की या 9 की रिक्रूटमेंट है, जिसको हमने 2019 में जीता, और 2019 के बाद ये 20 में लॉकडाउन आ गया, तो कंटेम्प्ट डालने के लिए 1-2 महीने का इंतजार करना पड़ता है, 2 महीने 3 महीने का। तो हमने कंटेम्प्ट डाली, तब ये आपका लॉकडाउन हो गया, तो हमारी कंटेम्प्ट लगी नहीं। उन्होंने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाल दी,
हाई कोर्ट ने उसमें नोटिस नहीं किया, पर वो हाई कोर्ट में 2 साल से ऐसे ही पेंडिंग है। अब हमने उसमें वकालतनामा डाल दिया, लेकिन वकालतनामा वो कहते हैं जी कैविएट नहीं डाली, कैविएट डालेंगे तब आपको हम कॉपी देंगे। अब जिस पिटीशन में नोटिस नहीं हुआ उसके बावजूद 2009 की अपॉइंटमेंट का इशू है, उनके साथ वाले लोग 10 साल से या 11 साल से तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट है, उनमें से कुछ लोग शेड्यूल ट्राइब है, कुछ लोग बैकवर्ड क्लास है, अब वो 10-11 साल तक उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उसका कोई कानून नहीं। तो कानून की जो भूमिका है वो कितनी अहम है, इसको आप एक बहुत छोटी चीज से समझ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर वो रिजर्वेशन के पक्ष में मान लो एग्जीक्यूटिव काम करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि वो पोस्ट फिलअप है। लेकिन जो केजरीवाल की सरकार है उसने भी वैसे पिटीशन डाला। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उन्होंने उनके 7-8 साल बच्चों के खराब कर दिए। आज वो बच्चे 8 साल से केस लड़ रहे हैं, हम उनका फ्री लीगल एड टाइप का काम कर रहे हैं, पर उन्होंने 3 जगह पहले ऑलरेडी वो फीस दे चुके हैं। उनको ज्यादा नहीं तो 1 साल की तनख्वाह उन्होंने लिटिगेशन में लगा दी, तनख्वाह उनको मिली ही नहीं। तो ये आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे कानून ना होने की वजह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के जो लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। और ये मनुवादी लोगों की जो सरकार है, जो जिनका जो बेसिस है अंडरस्टैंडिंग का वो डिप्राइवेशन है। अब अगर रिजर्व सीट्स है, आपने 150 आदमी को आप ले लेते हैं, तब समझ में आता है कोई आपसे थोड़ा मोटा गलती भी हो गई तो आप चलो उस एबरेशन में आप केस लड़ते रहे। लेकिन अब वो एक बार केस जीतता है, उसके बाद वो जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, कोई लेटर निकाल देते हैं, फिर वो दोबारा उसको चैलेंज करना होता है, फिर वो कुछ लेटर निकाल देते हैं, फिर वो दोबारा फिर चैलेंज करना होता है। तो जो गरीब आदमी है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसको ये जो नौकरी है वो सिक्योरिटी के तौर पे काम करनी चाहिए, लेकिन वो सिक्योरिटी के तौर पे काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? कि वो जो लोग हैं, उस सिस्टम को जो मैनेज करने वाले लोग हैं, वो इसको डिफाई कर रहे हैं, जो संविधान की जो भावना है उसको मान नहीं रहे। इसलिए चाहे जिस भी संस्था में लोग काम करते हैं, उन संस्था में काम करने वाले जो लोग हैं, उनका जो पूर्वाग्रह है उसकी वजह से जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो उस सिस्टम में जिन जिन लोगों की भूमिका है, वो लोग ऐसा सिस्टम बना देते हैं ताकि मूल निवासी बहुजन समाज की नौकरी के लोगों को नौकरी अगर मिलेगी वो 10 साल बाद मिलेगी, तो 10 साल की आपको तनख्वाह कम मिलेगी। जब आपने 10 साल नौकरी नहीं की तो आपको पेंशन भी कम मिलेगी। तो ये एक परमानेंट लॉस की कैटेगरी में ये आ जाता है। ये एक उदाहरण है। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम एग्जामिन करें, मान लो एक कोई पोस्ट एडवर्टाइज होती है। अभी आजकल हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में ऐसी बहुत लिटिगेशन हम कर रहे हैं, ऐसे बहुत केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट को एडवर्टाइज कर दिया, पोस्ट को एडवर्टाइज करने के बाद उसका रिजल्ट भी निकाल दिया, रिजल्ट निकालने के बाद इंटरव्यू भी कर लिया, फिर 3 साल, 2 साल, 4 साल वो उसका रिजल्ट ही नहीं निकालते। अब जो आपके इलेक्शन होने वाले हैं, अब वो किसी आदमी को मतलब एम्प्लॉयमेंट में लेंगे और उनको लगेगा कि हमें नौकरी मिल गई। तो ये जो उनके संवैधानिक अधिकार है उनका हनन है। इसलिए जो संवैधानिक अधिकार देने के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर वो बाउंड है। और आर्टिकल 309 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए। अगर वो कानून नहीं बनाते हैं तो इस तरह की फ्लाउटिंग बराबर चलती रहेगी। और ये जो इस तरह का जो कानून ना बनने की वजह से जो सफर कर रहे हैं मूल निवासी बहुजन समाज के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो उनके एक तरफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मान लो 1000 आदमी की नौकरी लगनी है, उनको 10 साल तनख्वाह नहीं मिली। दूसरी तरफ उनको अपने घर से पैसा देना है वकील को, वकील के अलावा और खर्चे का पैसा देना है, वो अपने घर से दे रहा है। तो वो जो है उनके पास जो भी पूंजी है वो भी खत्म हो रही है और उनको आगे कुछ मिल नहीं रहा।
इसलिए ये चीजें तब तक स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते जब तक कानून नहीं होगा। इसलिए कानून की जो जो रिक्वायरमेंट है, कानून का जो होने की जो एक्सपेक्टेशन है, वो आम आदमी की एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी गवर्नमेंट चुन के आती है वो स्टेट में भी और सेंटर में भी एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस के लिए प्रॉपर कानून बनाए, और कोई इंसिडेंटल इशू है तो उसके लिए रूल मेकिंग पावर का एक्सरसाइज की जा सकती है। लेकिन जो सब्सटेंशियल इश्यूज हैं वो सब इश्यूज आपको एक्ट में, जो स्टेट का एक्ट होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट जो होता है, उसमें उसको डील करना चाहिए। क्योंकि अगर एक्ट में नहीं है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा उसमें डिस्क्रिशन होता है। तो वो किधर भी एक ऑफिसर नोट बनाएगा, वो किधर भी डाइल्यूट कर देता है। आपका रिक्रूटमेंट होना है मान लो 1/1/2021 से, वो लिख देगा नहीं इन सबको जुलाई में भर्ती करो, सीधा 6 महीने गया, उनकी 6 महीने की तनख्वाह गई। उस 6 महीने के पीरियड में उनकी क्या कंडीशन होगी, उनकी फैमिली की क्या कंडीशन होगी, उसके जो सोसाइटी के लोग जो उसके साथ जुड़े हैं उनकी क्या कंडीशन होगी, वो सब चीजें अगर एनालाइज करें तो सामाजिक तौर पे कितना हमें लॉस हो रहा है कानून ना बनने की वजह से। और ये जो सरकारें हैं, जब तक कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों के लिए वचनबद्ध होगी या कटिबद्ध होगी, तब तक ये समस्या समाधान नहीं होनी है। इसलिए हम बराबर इसकी चर्चा करते हैं, बराबर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कानून जो है वो बनाने के लिए आपको अपनी सरकार लानी चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट या कंडीशंस ऑफ सर्विस में जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो इफेक्टिव बेनिफिट मिलेगा जब आपकी अपनी सरकार होगी। धन्यवाद। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा है कि उनको जानकारी नहीं है। मेरा जो थिंकिंग है और जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को, लेजिस्लेचर को करीब से देखा है, जो भी सरकार चल रही है इनकी, वो सरकार को चलाने वाले कुछ चंद 5-4 लोग ही होते हैं, और जो बाकी जो लोग होते हैं वो केवल हाथ उठाने वाले होते हैं। उनको बोलने का भी कोई अधिकार नहीं होता, और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो हमारे 117 जो लोकसभा में मेंबर्स हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हैं, या बैकवर्ड क्लास के भी आज बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन वो जो मेंबर्स हैं वो केवल चुन के मंत्री भी हो जाते हैं, तो मंत्रियों के भी हाथ में नहीं होता। सब मंत्रियों को भी पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के अधिकार नहीं होते हैं। वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो उसको डिसाइड करते हैं। ये अलग बात है कि जो कैबिनेट में जो वो डिसाइड करते हैं, वो कैबिनेट में ले जाके एक अमली जामा पहना लेते हैं, उसको एक जनरल फ्रेज है उसकी, कि उसको वो ढक के उसको पूरा ऐसा प्रेजेंट कर देते हैं कि जैसे वो कैबिनेट का डिसीजन है। डिसीजन तो फॉर्मली कैबिनेट का माना जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जब भी कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास का जो मेंबर होता है वो किसी चीज पे अगर स्टैंड लेता है तो उसके अधिकार प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब रोहतास भानखड़ का केस हम लोगों ने 5 जजों की बेंच से जीता, 1997 से हम उस केस को लड़ रहे थे, 2014 में उस केस को हमने जीता। जब हमने रोहतास भानखड़ केस जीता तो उसको 1 साल तक उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। 1 साल पूरा जब होने वाला था तो हमारे जो एम्प्लॉय थे रोहतास भानखड़ और दूसरे उनके साथी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तब उस प्रोटेस्ट की वजह से एक मीटिंग हुई। मीटिंग अरुण जेटली ने ली, और जिसमें 3-4 लोग और भी थे, उनमें फग्गन सिंह कुलस्ते एक मेंबर थे जो शेड्यूल ट्राइब के हैं। वो जेटली जी ने कहा कि हम इसमें रिव्यू फाइल करेंगे। तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने ऐसे ही स्पर ऑफ मोमेंट में कहा कि जेटली साहब, हो सकता है आप इसको बदलवा भी दे जजमेंट को, लेकिन हम अपने लोगों को क्या कहेंगे कि हमारे बच्चे 5 जजों की बेंच से केस जीत के आए और उनका केस हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और तब वो केस इम्प्लीमेंट हुआ। तो आप ये देखिए कितना प्रेजुडिस है।
और जब हमारे खिलाफ कोई जजमेंट आता है तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है प्रैक्टिकली, उससे जब डिसाइड होता है उसको पॉलिसी के रूप में पूरे देश में लागू कर देते हैं। और क्योंकि जो मीडिया है वो भी पूरा ब्राह्मणवादी जी है, जी इसलिए जी मीडिया भी अगर हमारे फेवर में कोई जजमेंट होता है तो उसकी एक लाइन भी छापने को तैयार नहीं है। और जब कोई जज उसको सुनते हुए ऑब्जर्वेशन कर देता है, जैसे जनरली क्रीमी लेयर की ऑब्जर्वेशन होती है जिसका कोई बेसिस नहीं है, ना जी साइंटिफिक बेसिस है ना संविधानिक बेसिस है, लेकिन उसके बावजूद पूरा मीडिया उसको उसके बारे में चर्चा करता है। लेकिन जी जब उसका जजमेंट हमारे फेवर में आएगा तो वो हम्म, एक लाइन भी किसी अखबार में छापने के लिए तैयार नहीं है। जी चौहान इसलिए सर। हमें अपना स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। हमें बिल्कुल। अपना जो भी सिस्टम है उसमें चाहे पत्रकारिता जी है, जी चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे चैनल्स हैं, वो सब डेवलप करने पड़ेंगे। अदरवाइज इस जी सिस्टम में बिल्कुल। हमें अधिकार मिलना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जी जी किसी जी, भी मैं चीज में डॉक्टर ना अयाज आनंद सर फेयरनेस की है, तरफ आना चाहूंगा जी। जी जी सर, ना जी किसी आपने भी चीज कंक्लूड कीजिए। में, जस्ट जस्ट मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, किसी भी चीज में फेयरनेस नहीं है। अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो आप मार्केट से किसी को ले रहे हैं, अभी आज ही मेरे पास एमसीडी से कोई इंजीनियर्स आए थे, तो एमसीडी में 16 आदमी को उन्होंने लुक आफ्टर करके चार्ज देते हो हायर पोस्ट का। अब उस 16 में से एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है, एक भी कोई बैकवर्ड क्लास नहीं है। और अगर वो कहते हैं तो वो कहते नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई गवर्नमेंट का सर्कुलर है जिसको साइट करके उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों में पिटीशन किया, और उस पिटीशन पे उन्होंने जवाब भी दे दिया कि ये इसके ऊपर लागू नहीं होता है। जबकि वो जी उसी इश्यू को डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। उनके जी ऊपर लिमिटेशन अगर ये कानून जी होता चौहान सर। तब वो जी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इसलिए जी चाहे जुडिशरी है, चाहे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो गवर्नमेंट है, जब तक इनके ऊपर चेक के लिए कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसके अधिकारों को सुनिश्चित करना, सुरक्षित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सभी स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो जी शेड्यूल कास्ट जी है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके हक अधिकार सुरक्षित हो सके और उनको भी पर्याप्त जी, शुक्रिया प्रतिनिधित्व सर। मिल सके, जो कि हमारे संविधान की मान्यता है। नहीं, वो समझना आसान हो जाएगा, पर प्राइवेट मेंबर बिल कोई एनेक्ट नहीं होता है। प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से हम अपने लोगों को एजुकेट तो कर सकते हैं, पर जब तक उसको गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं करती है प्राइवेट मेंबर बिल को, तब तक वो कानून नहीं बनता है। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ का इशू है, उसमें 1983 या 84 में लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एश्योरेंस दिया था कि प्राइवेट मेंबर बिल उसमें रखा गया था, उस बिल के ऊपर डिस्कशन हुई, और उस डिस्कशन में जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने पार्लियामेंट में एश्योरेंस दिया था कि हम 1 साल में इसके ऊपर कानून लेके आएंगे। लेकिन 1984 या 83 की बात है, वो हम 85 मान लेते हैं उसको, तो आज तकरीबन 36 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आया। तो इसलिए ये जो प्राइवेट मेंबर बिल तो हम बना सकते हैं अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए, लेकिन ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल को हम लेजिस्लेट नहीं करवा सकते, क्योंकि लेजिस्लेट करने के लिए हमारे को हाउस में मेजोरिटी की जरूरत है। वो तभी संभव है जब जी हम उस हाउस में हमारा प्रतिनिधित्व होगा। इसलिए हमें काम करना चाहिए ताकि पॉलिटिकल सिस्टम में एक चेंज आए, और वो चेंज इफेक्टिव चेंज हो, ताकि हम जो हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो भी हमें वो मिलने चाहिए, जो भी हमारे राइट्स हैं उसको करने के लिए जो कानून बनने चाहिए, वो कानून हम बना सकें। और वो कानून तब तक संभव नहीं है जब तक हमारा पार्लियामेंट में
हमारी भूमिका नहीं होगी। पार्लियामेंट में भूमिका या तो आप मेन ओपोजिशन में आ जाएं तब आपकी भूमिका है, तब सरकार को अडॉप्ट करना पड़ता है, लेकिन एक दो मेंबर होने से वो नहीं होता है। इसलिए मैं ये अपील करता हूं हमारे जो देश भर में कार्यकर्ता सुन रहे हैं कि उनको ये जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अधिकार ऐसे नहीं मिल सकते। अधिकार लेने के लिए, अधिकार सुरक्षित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो पूरा सिस्टम है हम झूठ के ऊपर आधारित है, हम ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट में आप देखेंगे तो किसी भी रिक्रूटमेंट में हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता, जबकि हमारा संविधान कहता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तभी ये 50% की सीलिंग आई, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से तकरीबन प्रेजेंटेशन है। पहला एक ऐसा जजमेंट है अभी जो ये आंध्र प्रदेश वाला, जिसमें उन्होंने जो शेड्यूल ट्राइब एरिया में भी शेड्यूल ट्राइब लोगों के रिप्रेजेंटेशन को करने की बात की है। अदरवाइज कोई ऐसा जजमेंट हमारे सामने नहीं था। इसलिए ये सब चीजें करेक्ट करने के लिए हमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास और उनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए और एक विचार के तहत इकट्ठा होना चाहिए। हमारा जो भी कार्यक्रम होगा वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। हमारा विश्वास डेमोक्रेसी में होना चाहिए, चाहे हम मर जाएं, खत्म हो जाएं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि हम डेमोक्रेटिक तरीके से इस सिस्टम को रिवाइव कर सकें। अगर डेमोक्रेटिक तरीका नहीं होगा, एक सुप्रीम पावर, सुप्रीम लीडर, किसी एक आदमी के पीछे हम भागेंगे, तब ये होने वाला नहीं है। और इस सब को चेंज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो सामाजिक संगठनों में काम करने वाले लोग हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सारे देश में उसका बहुत अच्छा मैसेज है और ये चीजें जरूर चेंज होंगी और इसके लिए कानून तभी इफेक्टिवली बन पाएगा, क्योंकि अगर हम प्रेशर ग्रुप भी नहीं होंगे तो हमारे कानून के बारे में सोचने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मूल निवासी बहुजन समाज को उसके अधिकार तभी मिल सकते हैं जब हम जितना संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने के लिए अगर हमारा पोलराइजेशन होगा तो ये दूसरे लोग भी हमारे लिए कानून बनाएंगे। जैसे जैसे संगठन की ताकत बढ़ती है तो उनको भी उसके सामने झुकना पड़ता है। इसलिए ये जो सारी व्यवस्था है उसमें हमने ये देखना है कि किस तरह के लोग जो है उनको हमने उसमें लेना है। ये जो हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका डेमोक्रेटिक एप्टीट्यूड है, जो समाज में प्रतिनिधित्व के बेसिस पे सभी सेक्शंस को बराबर, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या बैकवर्ड क्लास है या उनसे धर्म परिवर्तित लोग हैं, उन सबको बराबरी में अधिकार मिलना, उनको बराबरी में पावर शेयर करने का सिस्टम मिलना, ये सब चीजें डेवलप की जा रही हैं। और उसके बाद मैं ऐसा समझता हूं कि जुडिशरी भी कोई बहुत ज्यादा रुकावट नहीं डाल पाएगी। आज हम देख रहे हैं कि हमने देखा है कि जब इमरजेंसी लगी थी तब भी जुडिशरी इफेक्टिवली कुछ नहीं कर पाई थी, और अभी जब मोदी की सरकार आई तब भी जुडिशरी जो है बहुत कुछ नहीं कर पाई। इसलिए हमें अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक सिस्टम डेवलप करना है, तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ सबसे आसान कोई है तो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने समाज को जागृत करना, उनको इकट्ठा करना, और फिर आप जो ये कानून चाहते हैं ये भी कानून होगा और एक बहुत आदर्श किस्म का कानून हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी एक्सपर्ट की कमी नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे जो लोग हैं उनको उस तरह की भूमिका में नहीं रखा जाता। काम ज्यादातर हमारे लोग ही करते हैं लेकिन उनकी भूमिका डिफरेंट रहती है, वो प्राइम पोजीशन में नहीं रहते। तो ये सारी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमें कानून के लागू करने के लिए, कानून को बनवाने के लिए, ये पूरा सिस्टम डेवलप करने के लिए सामाजिक एकजुटता की जरूरत है। सामाजिक एकजुटता को एक राजनीतिक परिदृश्य में हमने देखना है, ताकि जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, जिनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड क्लास, ये सब बैकवर्ड क्लास है, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को होके और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और उनको अधिकार तभी मिलेंगे जब वो संगठित होंगे, जब वो इकट्ठे होंगे। ये सारी जो सिस्टम है
इसको पाने के लिए हमें संगठन के साथ जुड़ना चाहिए और किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, किसी विचार के साथ जुड़ना चाहिए। जब तक हमारा जो विचार है वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा तब तक हमें जी ये अधिकार मिलने वाले नहीं है। धन्यवाद। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें जो रिक्रूटमेंट है या कंडीशंस ऑफ सर्विस है एम्प्लॉयमेंट का, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में हो, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये जो कानून है ये पिछले 73-74 साल से उन्होंने नहीं बनाया, संविधान लागू होने के भी 71 साल से उन्होंने नहीं बनाया। तो ऐसा हमें हताश नहीं होना चाहिए कि कानून बनेगा नहीं, हमें अपना संगठन खड़ा करना चाहिए। और अगर हम संगठित हो जाते हैं तो हम पूरे पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करने की पोजीशन में होंगे। और जी ऐसी स्थिति में जब हम उसमें काम करेंगे तो हमारे जो अधिकार हैं वो सुनिश्चित और सुरक्षित दोनों होंगे। ऐसी जी स्थिति में जो हमारे जो लोग हैं उनकी जो कंडीशंस हैं, उनका उनको जो राइट्स मिलने वाले हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है वो तभी संभव है जब इस तरह का कानून बनेगा। ये जो कानून बनाने का जो प्रोसेस है, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया, कानून जी बनाने के प्रोसेस में हमारे जो लोग हैं उनकी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उनकी भूमिका होती है तो वो भूमिका वो केवल साइलेंट स्पेक्टेटर वाली होती है, वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करते। क्योंकि कुछ अमेंडमेंट हुए तो उसमें हम लोगों ने जो ड्राफ्ट बना के दिए उसमें से उन्होंने कोई भी चीज नहीं डाली, और ना वो ऑब्जेक्ट रीजन में उसको डालते ना मेन प्रोविजन में डालते, क्योंकि वो उससे जो उनका बेसिस है, जो हमें डिप्राइव करने का, हमारे राइट्स को डिप्राइव करने का जो बेसिस है वो खत्म हो जाता है। तो जी इसलिए पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लोगों को संगठित होना चाहिए और हमारी जो वी कमिटमेंट है वो केवल डेमोक्रेसी के लिए होनी चाहिए। हमारा जी जो जी विचार है वो पूरा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। हमारे में कोई बड़ा कोई छोटा इस तरह का कंसेप्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सोच है कि वो बड़ा है वो छोटा है, ये भी एक हीरो वर्शिप को और डिप्राइवेशन की तरफ हमारे समाज को लेके जाता है। अगर हम लोग एक सिस्टम के तहत काम करें तो हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 90% है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने जो कहा था कि 100 में 90 शोषित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जी जो जी 10% का जो राज है ये नहीं चलेगा। ये जो पूरा जो सिस्टम है इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए हमें सामाजिक तौर पे इकट्ठा होना चाहिए। जी और जी सामाजिक तौर पे भी हम दो अलग अलग तरह के लोग नहीं हैं, हम एक ही लोग हैं। लेकिन किसी की प्रताड़ना पहले हुई, किसी का सोशल सब्जुगेशन ज्यादा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं जिसको इतने छोटे प्रोग्राम में हम डील नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लोगों को मानसिकता के तौर पे इकट्ठा होना चाहिए। और अगर वो इकट्ठे होते तो निश्चित तौर पे समाज में बदलाव आएगा, उनके जी अधिकार बिल्कुल सुनिश्चित और सुरक्षित होंगे और निश्चित तौर पे उनको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये केवल एक ही मंत्र है कि हमें डेमोक्रेसी में हमारा विश्वास होना चाहिए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ हमें मिलना चाहिए। और जो भी पार्टी संगठन है वो पूरा डेमोक्रेटिक नहीं है तो उसके साथ हमें नहीं जाना चाहिए, उसका विचार नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कोई चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप 4 जी दिन में सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ मैं समझता हूँ। धन्यवाद। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।